हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रीफ फ्यूचर। मेरा नाम प्रिंस चौबे है और आपका स्वागत है ब्रीफ फ्यूचर में। हम लोग यहाँ बात करेंगे आज यूपी SSSC पेट के बारे में, यानी जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 के अंदर, अभी जल्दी अगस्त के महीने में। उस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे आपके पेपर के अंदर और क्या लेवल था क्वेश्चन का, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ उस क्वेश्चन के जो आंसर हैं, जो सही आंसर है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, क्या उसका सही आंसर क्या था, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो पाए। जो जो बच्चे पेट का एग्ज़ाम अगली बार देंगे, उनकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो पाए। आइए बिना देर के करते हैं। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो मतलब ये है कि जैसे कई सारे जो राजा महाराजा थे, आए गए, ऐसे में हमें अरेंज कैसे करना है कि जो सबसे पहले आया था उसके बाद फिर कौन सा आया था, उसके बाद फिर कौन आया था। इस प्रकार हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है उनको अरेंज करना है। ठीक है, उनके एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में उनको बना के दिखाना है वहाँ पे। पहला क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दिया है शेरशाह सूरी, दूसरा दिया अकबर, तीसरा दिया अलाउद्दीन खिलजी और चौथा दिया इल्तुतमिश। तो इसका जो सही ऑर्डर क्या बनेगा, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, हमें ये चूज करना है। तो मैं बता दूं आपको सबसे पहले क्या हुआ था, कौन आया था यहाँ पे, इसमें से इल्तुतमिश, यानी पहले क्या होगा इल्तुतमिश, उसके बाद होगा अलाउद्दीन खिलजी, फिर होगा शेर शाह सूरी और फिर होगा अकबर। क्या क्या, इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, यानी फोर्थ वाला पहले, फिर थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला और फिर सेकंड वाला। कहाँ पे है ये, अगर आप अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी वाला जो ऑप्शन है, सॉरी डी नहीं, जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पे। फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ये ऑप्शन हमारा यहाँ मैच कर रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको एक बार चेक करा दें क्वेश्चन को। हाँ ठीक है, बी वाला क्या ऑप्शन हमारा सही है। पहला इल्तुतमिश, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। ये आपको ऑर्डर में अरेंज करना था। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो कौन से संत जो हैं शिवाजी के समकालीन थे, तो कौन से थे, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है। क्या क्या दिया है, तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य। द करेक्ट ऑप्शन इज तुकाराम। तुकाराम क्या थे, शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, यह ऑप्शन मैं आपको मैच करा दूं यहाँ पे। ठीक है, ए वाला। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, लॉर्ड कर्जन, सॉरी लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रिपन। ये चार ऑप्शन में आपको ध्यान से इसमें से एक चेक करना है जो सही है। इसका सही आंसर क्या बनेगा, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। क्या होगा, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, चरक संहिता संबंधित है। जो चरक संहिता है वो किस चीज से संबंधित है, राजनीति से है, चिकित्सा से है, वास्तुकला से है या गणित से है। इसका सही आंसर बनेगा, जो चरक संहिता किससे है, चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। पहला क्या लिखा है, BC 261 में क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। ये ऑप्शन सही है। AD 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी। ये भी सही है। सी कह रहा है AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। ये भी सही है। फिर कह रहा है AD 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ये ऑप्शन क्या हमारा गलत है, क्योंकि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1707 में हुई थी। या इसलिए क्या है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। यानी इसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर कौन सा बनेगा, डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से या फिर ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, दादा भाई नौरोजी, WBC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और अगर क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, तो मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहते हैं राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, सन 1945 सॉरी सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में
होम रूल लीग शुरुआत हुई? होम रूल लीग की जो शुरुआत हुई थी किसके नेतृत्व में हुई थी? पहला ऑप्शन कह रहा है एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, दूसरा कह रहा है तिलक और लाला लाजपत राय, तीसरा कह रहा है तिलक और बिपिन चंद्र पाल, चौथा कह रहा है तिलक और अरविंद घोष। द करेक्ट ऑप्शन इज ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, इनके जो है नेतृत्व में होम रूल लीग की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी 15 से 16 1915 से 16 के बीच में। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, नेक्स्ट है निम्न का मिलान करें। जो निम्न है यहाँ पे वो मिलान करना है, कौन किससे रिलेटेड है। यहाँ दिया ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। यहाँ पे क्या है, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, के श्रीधरालु नायडू और ज्योतिराव फूले। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। पहला, ब्रह्म समाज की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय ने। राम मोहन रॉय ने। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की जो स्थापना करी थी वो की थी दयानंद सरस्वती ने। और सत्य शोधक समाज की जो शुरुआत की थी वो की थी ज्योतिराव फूले ने। तो क्या बना यहाँ पे? पहले का बना थर्ड वाला, दूसरे का बना फर्स्ट वाला, तीसरे का बना सेकंड वाला और डी का बना फिफ्थ वाला, यानी 3 1 2 5। कहाँ पर है 3 1 2 5? 3 1 2 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 3 1 2 5, सी क्या है करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर महात्मा गांधी ने? द करेक्ट ऑप्शन इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। किस टाइम कहा था? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 के अंदर, उस समय उन्होंने कहा था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। तो इसका जो प्रस्ताव हो किसे दिया गया था? चार ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या? जवाहरलाल नेहरू को, पटाभी सीतारमैया को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या फिर जेबी कृपलानी को। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह प्रस्ताव दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या क्या? झेलम, रावी, चिनाब या फिर ब्यास। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, चिनाब पे स्थित है। ठीक है, वसंत विषु होता है, क्या होता, कब होता है? 21 मार्च को या 18 जून को या फिर 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को? द करेक्ट ऑप्शन इज 21 मार्च को। 21 मार्च को क्या होता है? वसंत विषु होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो खेतड़ी परियोजना है राजस्थान के अंदर वो किसके लिए है? जस्ता के लिए, इस्पात के लिए, तांबा के लिए या फिर अल्मुनियम के लिए? द करेक्ट ऑप्शन इज तांबा। तांबा के लिए जो है खेतड़ी परियोजना राजस्थान के अंदर फेमस है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, असम में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में? द करेक्ट ऑप्शन इज असम। कहाँ पर है? असम में ये है। ठीक है, असम में क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां, यानी कौन सी नदी ऐसी जो हिमालय से होकर आती है? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। यहाँ ऑप्शन क्या बने? गंगा आती है और ब्रह्मपुत्र आते हैं, सेकंड और थर्ड वाला। तो किस ऑप्शन में है? बी में, सेकंड और थर्ड वाला। ओके, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ क्या है? जिसे हम कहते हैं रेपो रेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या फिर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। यानी जो बैंक लोन लेता है आरबीआई से, उससे हम क्या कहते हैं? बैंक दर कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कोई असर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है घट जाएगी, तीसरा कह रहा है बढ़ जाएगी और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं।
तो यदि आरबीआई नकद कोषक अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन में क्या असर होगा, तो इस पर असर क्या होगा, बढ़ जाएगी। यानी अगर आरबीआई लोन देना बंद कर दे बैंकों को तो ऐसे जो ब्याज दर है एक आम जनता पे वो क्या होगा, कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। यानी इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पे क्या होता है, निजी अधिकार होते हैं। कैसी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवाद होती है, समाजवाद होती है, मिश्रित होती है या फिर वैश्विक होती है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। जहाँ पे पूंजीवाद होता है वहाँ पे जो भी संसाधन है उस पर निजी क्या होता है, वहाँ पे अधिकार लोगों का होता है। तो कौन सा है, पूंजीवाद। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित की होता है? आरबीआई गवर्नर के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा या फिर वित्त सचिव के द्वारा। द करेक्ट ऑप्शन इज आरबीआई गवर्नर के द्वारा क्या होता है, 100 रुपए के नोट पे साइन जो है, सिग्नेचर वो की जाती है। नेक्स्ट आते हैं, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पहला कह रहा है फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, दूसरा कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तीसरा कह रहा है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, एंड चौथा कह रहा है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। द करेक्ट ऑप्शन इज बी वाला, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं। फेमा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो टोटल ये 20 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आए थे, मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे। इसके बाद में जो सेकंड शिफ्ट का जो इवनिंग शिफ्ट हुआ तो उसको मैं लेकर आऊँगा। इस वीडियो को अगर आपको ठीक तरीके से याद करना है तो प्लीज़ एक बार उसको दोबारा रिवाइज करके आप देख सकते हैं, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।